बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हामिद मीर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो की और जिसमें आपके बहुत सारे सवालात आए और मैंने आज ये ज़रूरी समझा कि इन सवालात की रोशनी में और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके तनाजुर में इस प्रोग्राम को तरतीब दिया जाए। हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि 5th जनरेशन वॉर और उसकी एक प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है। अगर आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, यानी मिसाइल्स में आपके दम नहीं है, गोलियों में आपके जान नहीं है और आपके टैंकों में जंग लग चुका है और सिर्फ आप जो लफ्जी गोलाबारी जो है वो सिर्फ इस्तेमाल करते हुए 5th जनरेशन वार का सहारा लेते हुए अगर पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, तो दुनिया ने देख लिया कि किस बुरी तरह आप एक्सपोज हुए। सरहद के उस पार से ये काम शुरू हुआ और फिर इन्हें अपने छोटे छोटे सिपा सलार चाहिए थे, कमांडर चाहिए थे, जो सहाफियों की शक्ल में कहीं ना कहीं पर मौजूद रहते हैं। व्यूअर्स, आज हामिद मीर का ये जो एपिसोड हुआ है, इसके बहुत सारे पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा और किस तरह ये प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है। पहले हम हामिद मीर के हवाले से जो एक वीडियो है जो पाकिस्तान के अंदर से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ तर्जुमान एक साहब हैं, उन्होंने इंडियन चैनल को क्या कहा, हम ये सुन लेते हैं और फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर मैं आपको जो प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है पाकिस्तान के अंदर मीडिया के जरिए, इस पर भी एक क्लिप दिखाऊंगा इंडियन मीडिया का कि सहाफ़ी किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। इस दौर में लगी और आज मैं यहाँ पे बैठा ना ही पीटीआई को रिप्रेजेंट करूंगा, ना ही मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा। मैं जो भी इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, मैं अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, अपनी जाती कैपेसिटी में मैं आपसे नहीं याकूब साहब, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और आप कह रहे हैं आप खुद भी हामिद मीर के साथ खड़े हैं। मैं बिल्कुल आज़ादी सहाफत के साथ खड़ा हूँ, मैं हामिद मीर के साथ खड़ा हूँ और मेरा ये मानना है कि किसी जबान को इस तरह से बंद नहीं कराया जा सकता और खास तौर पे हामिद मीर जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, उसको आप इस तरीके से ऑफ एयर नहीं कर सकते। ठीक है कि एक एक्सट्रीम तक हामिद मीर को नहीं जाना चाहिए था कि जाती आत पे बात नहीं करनी चाहिए थी, उस एक्सट्रीम की भी मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन बहरहाल ये डिसाइड करने वाला कोई और शख्स नहीं हो सकता या कोई और इदारा नहीं हो सकता कि किसके प्रोग्राम को ऑन एयर आना चाहिए, किसके प्रोग्राम को ऑफ जाना चाहिए। नहीं याकूब साहब, तो ये जो बात आप यहाँ पर हमारे चैनल पर कह रहे हैं, क्या पीटीआई के जो बाकी नेता हैं उन्होंने ये एडवाइस नहीं दी इमरान खान को कि आप कर क्या रहे हैं? ये देखिए, अगर इस तरह से देखा जाए तो इमरान खान खुद हामिद मीर के एक बहुत अच्छे दोस्त रहे, ट्विटर पे फॉलो करते थे, उनके बहुत करीबी साथियों में से रहे और उनकी बेतहाशा जगहों पे वो तारीफ कर चुके हैं। ये एक शख्स की सोच है जो भारतीय चैनल पर बैठकर उसने इसका इजहार किया। ये पाकिस्तान की आवाम की सोच नहीं हो सकती और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच हो सकती है। व्यूअर्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि हामिद मीर साहब के पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, जंग और जियो ग्रुप के लोग क्या सोच रहे हैं, इंतजामिया क्या सोच रही है, और दूसरी तरफ अब हामिद मीर साहब ने कौन सा तरीका इख्तियार किया है कि वो दोबारा रिवाइव कर सकें। यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो इस वक्त प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है पाकिस्तान के अंदर थ्रू जर्नलिस्ट, भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या कहता है, उनके तज्जियाकार क्या कह रहे हैं, मैं आपको ये भी सुनवाता हूँ। सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान के मीडिया का रहेगा, हमारे मीडिया का रहेगा। पाकिस्तान बदलना पड़ेगा, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान के मीडिया का रहेगा, हमारे मीडिया का रहेगा। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि काफी उनकी जनता एंटी मिलिट्री है, मिलिट्री के बरखिलाफ बहुत स्टेटमेंट्स आते हैं। कई एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर से पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस चीज को हमें और इनकरेजमेंट देना है। अगर उनकी जो पॉपुलेशन है वो और वॉइसिफोरस हो जाएगी, वो और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट हो जाएगी, तो एक और ये फायदा होगा। धन्यवाद। मैं यही जर्नलिस्ट के बारे में कहना चाह रहा था कि बोथ इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली ये जर्नलिस्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस समय। ठीक सर, राज खाते हैं। आपने क्लिप सुना जिसमें कुछ लोग ये बैठकर कह रहे हैं कि हमें ऐसे अफराद तक पहुंचना होगा जो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करते हैं, हमें उन्हें अपनी ताकत बनाना होगा, अपने बाजू बनाना होगा, क्योंकि हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। और ये है प्रॉक्सी वॉर जिसका जिक्र
मैं कई दिनों से कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। अब क्या इन दोनों शख्सियात ने, तूर साहब भी एक हैं जो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए, अपने वीलॉग्स के जरिए पाकिस्तान की अफवाज पर बहुत तनकीद करते हैं, इदारों पर तनकीद करते हैं, क्या ये किसी के कहने पर कर रहे थे, या हामिद मीर ने जो बयान दिया कि हम तुम्हारे घर की बातें करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इनके टैंकों को जंग लग चुका है, क्या ये उन्होंने किसी के कहने पर कहा या ये उनका अपना ख्याल था? इस हवाले से आपको बता दें कि अदील वड़ाई साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और बड़े जबरदस्त सहाफी हैं। उनकी अब से कुछ ही देर पहले एक ट्वीट आई और उसमें उन्होंने क्या कहा इस वाकये के हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूं कि एंकर को उनके दोस्त सीनियर सहाफी ने फोन करके कहा कि ये आपने क्या हरकत की है। तो एंकर ने जवाब दिया, जज्बात में गलती हो गई। यानी कुछ ज्यादा ही बोल गए, जज्बात के अंदर आकर कुछ ज्यादा ही बोल गए और इतना बोलना नहीं चाहिए था। अब मैं आपको हामिद मीर साहब की जो टाइमलाइन है वहां पर जो उन्होंने अपनी लेटेस्ट ट्वीट्स की हैं उसके हवाले से भी कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर लेता हूं, और उसके बाद हम तफसील से बात करेंगे कि हामिद मीर साहब के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, जी और जंग के अंदर लोग क्या सोच रहे हैं, और जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इससे किस तरह भरपूर फायदा उठाया है। जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर से इजहार यकजहती और आज़ादी सहाफत के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली प्रेस गैलरी के सहाफ़ियों का लामती वॉकआउट। ये सहाफत जिस किस्म की हो रही है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस चीज़ ने सहाफ़ियों को भी तकसीम कर दिया है। छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो असूलों की जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि किसी के कहने पर मैदान में आ जाते हैं और किसी के कहने पर खामोश हो जाते हैं और किसी के कहने पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्द लंदन के अंदर भी इसी किस्म का काम होने जा रहा है। हामिद मीर के हवाले से उस पर भी मैं आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन हामिद मीर की जो टाइमलाइन है जो ट्विटर के ऊपर, उसके ऊपर जो चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक असद तूर की स्टोरी के हवाले से है, फिर उन्होंने उस क्लिप का भी हवाला दिया कि अब पीटीआई के अंदर से भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं, और फिर एक दूसरी ट्वीट है हामिद मीर की टाइमलाइन के ऊपर कि सरहदों की हिफाजत करने वाले सब जवानों को कौम सलाम पेश करती है, अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। और इसे उन्होंने रीट्वीट किया सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जो ट्वीट थी कि कल बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं जिनमें 4 जवान शहीद, 8 जख्मी हुए। शोहदा के बुलंद दर्जात, जख्मियों की सेहतयाबी की दुआ, शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। आए रोज फौजी जवानों की शहादत अफसोसनाक है, हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर के साथ सिक्योरिटी प्लान रिविजिट करे, और इसे फिर उन्होंने ट्वीट किया। तो ये एक यू टर्न लिया है हामिद मीर साहब ने पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से। व्यूअर्स, अब हामिद मीर साहब के पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाज़ लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस भी चल रही है कि वो लोग जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल दिया जाता है, प्रेशर के अंदर आकर, अदारों का प्रेशर होता है, वो लोग जो अलाकार बन जाते हैं उस सोच का जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो अलाकार बन जाते हैं उन कुव्वतों का जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, जो पाकिस्तान की बका नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, जो सरहदों के पार बैठकर पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों को तलाश करते हैं, अब अपने हम ख्याल लोगों को तलाश करते हैं और फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये मामला अक्सर लोग उठा लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कहते हैं कि जनाब आपके पास सबूत क्या मौजूद है। सबूत यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिबादे में अपने आप को लपेट कर आप आज़ादी सहाफत का नारा लगाकर आप जब मुल्क के इदारों के खिलाफ बात करेंगे तो वो आज़ादी सहाफत नहीं है। आपने देखा कि बहुत सारे टेलीविजन एंकर्स जो थे उन्हें बैन कर दिया गया, और अब सिलसिला ये है कि उनका रिवाइवल नहीं हो सका। बाज़ लोग वापस आने के लिए कोशिश भी करते हैं और कहते हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि चार दीवारी के अंदर यानी पर्दों के अंदर जाकर मुलाकातें भी करते हैं और माफिया भी मांगते हैं कि उन्हें रिवाइव कर दिया जाए, उनको जाने दिया जाए। तो खैर ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन हामिद मीर साहब के पास अब ऑप्शन क्या है। बहुत गालियां निकालते थे यूट्यूबर्स को, बहुत ही बुरा भला कहते थे कि इनकी तनख्वाहें क्या हैं और वगैरह वगैरह। पता नहीं इन्होंने जो यूट्यूब के ऊपर सहाफत कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट सहाफत कर रहे हैं और पॉपुलर सहाफत कर रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ हैं। अब उन्होंने खुद फैसला किया है
और शायद आप देखेंगे भी अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए वो बाकायदा यूट्यूब पे जल्वा अफरोज़ हो जाएं। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि वो वापस अपना प्रोग्राम हासिल कर पाएंगे तो ये नामुमकिन होता नज़र आता है और ये प्रेशर उन पे रहेगा। और मैं आपको इसकी एक बड़ी वजह भी बता दूं, मेरी इस ग्रुप के अंदर कुछ लोगों से, बहुत ही सीनियर लोगों से बात हुई। एक ट्वीट का जिक्र तो अदील वड़ाइच की जरिए हमने आपके सामने कर दिया, जो अदील वड़ाइच ने कहा और अपने ट्वीट के अंदर। लेकिन जंग और जियो के अंदर लोग ये कहते हैं कि कोई शख्स, एक शख्स गलती करता है तो पूरे ग्रुप को इसकी कीमत अदा करना पड़ती है। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो इससे मुराद मालकान नहीं है, इससे मुराद वो 30,000, 40,000, 20,000, 50,000 के मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर ज़मीन तंग कर दी जाती है। यानी जब आपको एड्स नहीं मिलेंगे, इश्तिहार नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है एक फाइनेंशियल क्रंच होगा, हालात मुश्किल हो जाएंगे, तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलेंगी, चीज़ें बैकलॉग में चली जाएंगी। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो 20,000, 30,000, 40,000 वाले जो तनख्वाहदार जो तबका है, जो अफराद हैं इस ग्रुप के अंदर, उन पर पड़ेगा। और अब इंतज़ामिया भी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी और कहीं ना कहीं ये बातें हो भी रही हैं कि इनके जाने से कम से कम जो उन्हें नुकसान हुआ है उसका शायद अजाला हो सके। इश्तिहारात उस तरह नहीं मिलते थे जिस तरह मिलने चाहिए थे और इसका जो नुकसान था वो आम आदमी को हो रहा था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है और ये मैं बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, जब मैं दुनिया टेलीविजन में था तो मुतादिद बार डाउन साइजिंग की गई व्यूअर्स, और डाउन साइजिंग करने वाले लोग मैनेजमेंट के बहुत जो एडिटर्स थे उनके साथ बैठते थे, परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता था और उसमें मैं भी हिस्सा रहा लोगों की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के अंदर कि कौन काम कैसा कर रहा है, जो हर इदारे का हक बनता है। लेकिन आप ये ज़रूर रखें कि आपने किसी के दामाद को इसलिए नहीं निकालना कि वो किसी का दामाद है, आपने पर्ची पे आए हुए किसी शख्स को इसलिए नहीं निकालना कि वो किसी के कहने पर वहां पे बैठा हुआ है या किसी खास लॉबी का हिस्सा है। तो फिर अगर आपने सबकी एवेल्युएशन करनी है तो मेरिट पर करें। दुनिया टीवी के अंदर मुतादिद दफ़ा ऐसा हुआ, लोगों को निकाला गया और इसलिए निकाला गया कि जनाब पैसे पूरे कर रहे हैं और क्योंकि एक बड़ी टीम को हायर कर लिया गया है कामरान खान साहब की, और कामरान खान साहब की जो टीम हायर हुई है तो उनकी तनख्वाहें कैसे पूरी की जाएंगी, वो पूरी ऐसे की जाएंगी जो प्लान रखा जाता था, जो डिस्कस होता था कि जनाब जब आप खर्चे कम करेंगे और 20,000, 40,000, 50,000 वाले जो फालतू लोग हैं इनके नज़दीक उन्हें निकाल दिया जाए तो बड़े लोग जो हैं उनका सर्वाइवल तो कम से कम हो जाएगा। तो इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था व्यूअर्स कि जितना भी तूफान और जितना भी मुश्किल वक्त आता है वो छोटे तबके के लिए आता है। और ये तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी अगर एक दिन या एक साल भी घर बैठ जाएं तो इनका चूल्हा जलता रहेगा। लेकिन वो लोग जो इस पेशे से मुंसलिक हैं और जो 2 जमा 2 4 करने में सारा दिन लगे रहते हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, जो लोग कॉपी राइटर्स हैं, जिन्हें जो कुछ कहा जाता है वो वैसी तहरीर लिखते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। और इस वक्त मीडिया के अंदर जो ज़वाल आया हुआ है वो इसी वजह से आया हुआ है कि शख्सियात को बचा लिया जाता है और कुर्बानी दी जाती है आम आदमी की। तो इस दफ़ा शख्सियात को नहीं बचाया गया, शख्सियात ही की कुर्बानी दी गई है। और ये एक जो छोटा तबका है जंग और जियो का, और इसी तरह जो दूसरे इदारे हैं वो उसके अंदर लोग समझते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है। इससे कम से कम कोई ना कोई इस किस्म के लोग जब पंगा लेते हैं, लफ्ज़ जो खास इस्तेमाल किया गया जिनसे मेरी बात हो रही थी कि पंगा लेते हैं, उसका सारा खमियाजा जो है पूरे ग्रुप को और कम से कम इस तबके को जो है वो भुगतना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब एहतजाज का सिलसिला जारी है। आपको छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में एहतजाज नजर आएगा जो अपनी कैपेसिटी के अंदर इन तमाम दोनों इश्यूज को जो है, चाहे हामिद मीर के हवाले से हो, पाबंदी का मामला हो या तूर पर हमला हो, इसको अपने अंदाज में प्रोपोगेट कर रहे हैं। और इस जो इवेंट्स हैं इनको सरहद पार जो है वो मीडिया भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब ये एहतजाज का सिलसिला, चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि इसने सहाफ़ती तंजीमों को भी डिवाइड कर दिया है, सहाफ़ियों को डिवाइड कर दिया है, और सहाफ़ी अपने अंदाज में यकीनन सवाल करते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ, कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर रियासत को बुरा भला नहीं कह सकते।
आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये नहीं कह सकते कि हम भारत से इसलिए सुलह करना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे टैंकों को जंग लग गया है। आप बगैर किसी सबूत के रियासत के इदारों को जो है तनकीद का निशाना नहीं बना सकते कि जिन लोगों ने मुझे मारा वो आईएसआई के लोग थे, क्योंकि इससे इंप्रेशन डायरेक्ट जाता है कि जनाब यहाँ पर, और इन स्टोरीज को इंटरनेशनल मीडिया लिफ्ट करता है, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की, जिनकी नज़रें पाकिस्तान की पर हमेशा से लगी रही हैं और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। अगर हमारी हालत उन ममालिक की तरह हो जिनकी फौज नहीं है, जो कमज़ोर हैं, एटमी कुव्वत नहीं है, तो आप अंदाज़ा करें कि जितना इम्पोर्टेंट ये खित्ता है, अमेरिका कब का हमारे पर काबिज हो चुका होता, रशिया कब का हम पर काबिज हो चुका होता, वो तमाम इंटरनेशनल कुव्वतें जो इस खित्ते में दाखिल होना चाहती हैं चाइना को टफ टाइम देने के लिए, वो कब के दाखिल हो चुके होते। ये एक फौज है जिसने इन तमाम कुव्वतों को, इन तमाम इरादों को रोक के रखा हुआ है, और इसीलिए इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर या इंटरनेशनली वो कोशिश करते रहते हैं कि ऐसी स्टोरीज को उठाया जाए जिससे पाकिस्तान की अफवाज का नाम बदनाम हो। और क्लिप्स मैंने आपको दिखा दिए कि किस तरह वहाँ का मीडिया और वहाँ के जो तज्जियाकार हैं वो सोच रहे हैं कि हमें मीडिया को किस तरह इस्तेमाल करना है, ऐसी स्टोरीज को कैसे आगे लेकर चलना है। ये है वो लिमिट्स जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब तूर साहब की जो स्टोरी है उसमें रोज कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। तूर साहब पर हमला हुआ, 3 अफराद आते हैं। शेख रशीद साहब ने कह दिया है कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द इश्तिहार भी इस हवाले से दिया जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि इसे इस बार मंतकी इंजाम तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर झूठा नाम लिया गया है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये सच्चा नाम लिया गया है तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन बाकायदा होनी चाहिए। जो मुझे यकीन है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया नाम, और इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के इदारे मुलविस होंगे। और तूर साहब अपने आप को इतना रेलेवेंट करार दे रहे हैं, यानी वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि पाकिस्तान का इदारा, वो इदारा आईएसआई, जिसकी अमेरिका भी आज तारीफ कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है और पाकिस्तान के इस इदारे ने किस तरह जो इंटरनेशनली अपने आप को मनवाया, और पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स रही तालिबान के हवाले से, और इस खित्ते में अमेरिका निकलना चाहता है, आज वही अमेरिका पाकिस्तान के इस इदारे की तारीफ कर रहा है और वो तूर साहब पर हमला करवाएंगे। ये एक बहुत ही एक अलमिया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी होनी चाहिए। तूर साहब के इस इशू को लेकर व्यूअर्स, और हामिद मीर साहब के इस इशू को लेकर सियासी जमातों ने खूब अपनी दुकान खोली है, और इस सहाफत की जिंदा लाश पर, मैं इस सहाफत को इसलिए जिंदा लाश कहता हूं क्योंकि इसका कोई मोटिव नहीं है, इससे कौम की कोई खिदमत नहीं हो रही। इस लाश के ऊपर सियासी जमातें सियासत कर रही हैं। बिल्कुल उसी तरह जब कोई शख्स मर जाता है और जब मरता है तो सियासी जमातें खूब सियासत करती हैं। आपको याद होगा मुल्तान का इंसिडेंट, जब हमने आपको कहा था कि कोशिश में हैं कुछ कुव्वतें कि कोई ना कोई उन्हें लाश मिले और उस लाश के ऊपर सियासत हो सके। इसी तरह सहाफत की इस लाश के ऊपर सियासी जमातें जो हैं इस वक्त सियासत कर रही हैं, जिनमें नून लीग भी है, पेश है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है कि किस लेवल की सियासत की जा रही है। और कभी ये सवाल ज़रूर पूछिए जब भी आपको मौका मिले इन सियासतदानों से, अपने ट्विटर अकाउंट्स पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और जहां भी आपका इंटरेक्शन हो सके, ये सवाल ज़रूर पूछें कि इस किस्म की सियासत से ये मुल्क और कौम की कौन सी खिदमत कर रहे हैं। एक शख्स भाग कर मुल्क से बाहर आ जाता है और यहाँ पर बैठकर इस किस्म के प्लान तरतीब दिए जाते हैं कि किस तरह आपने उन एलिमेंट्स का साथ देना है जिनसे रियासत की बदनामी हो, पाकिस्तान की अफवाज की बदनामी हो। और व्यूअर्स, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब भी पेश रहे, महमूद खान अचकज़ई सर फहरिस्त हैं, BNP मैंगल, और इससे ज़्यादा मैं कहूँ कि 2 कदम और आगे है तो गलत नहीं है। और इसके अलावा एक और ट्वीट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, असद तूर पर हमले के हवाले से एक जंग चल रही है, गुल बुखारी और इमरान रियाज खान के हवाले से एक स्टोरी उसने की गुल बुखारी साहिबा ने, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर असद अली तूर ने इसका रिबर्टल भी दिया है।
Asad, I'm not in a propaganda business and you should have had more ethics than to call my story a service to your assailants. If you don't even know who attacked you, how did you call this completely false? On what basis? And what is your case exactly? इस पर असद तूर ने अपना एक ट्वीट किया था कि the story is completely false and just a propaganda to weaken my case. Police is still investigating my story and I am waiting for their conclusion. Meanwhile, all their theories making rounds on the social media is just a service to protect them and bail them out. ये असद तूर का ट्वीट था और गुल बुखारी की जो स्टोरी है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, चूंकि गुल बुखारी ने ये क्लेम किया है और ये अगर सच है, अगर ये सच है तो यकीनन इसका जवाब भी जो है इमरान रियाज की तरफ से आना चाहिए। अगर ये सच नहीं है तो इमरान रियाज को बोलना चाहिए और कम से कम मीडिया पर, सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बड़ी बहस हो रही है और लोग बात कर रहे हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो लिखती हैं कि असद ने खुद पर होने वाले हमले का सारा मलबा मुल्क के सिक्योरिटी इदारों पर डाल दिया था। दीगर मुट्ठी पर सहाफ़ियों के हमरा उनके इस मौक़िफ़ की तायद करने वाले सहाफ़ी गुल बुखारी ने गुज़श्ता दिनों अपनी एक रिपोर्ट में असद पर हमले की मुतल्लिक क्या इंकशाफ किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस हमले में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान खान का नाम लिया और कहा कि मुबीना तौर पर इमरान खान ने अपने एक दोस्त जो सिक्योरिटी इदारे में आला ओहदे पर फाइज हैं उनकी मदद से असद अली तूर पर हमला करवाया। हमलावरों में से एक इमरान खान का अपना गार्ड भी शामिल था। ये दिस इज समथिंग रियली सीरियस। अगर ऐसी बात कहीं पर मौजूद है तो इसका जवाब आना चाहिए। गुल बुखारी ने ये इंकशाफ किया कि अपनी एक वीडियो में भी किया जो उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड की और बताया कि असद तूर ने खुद पर हमले के बाद पुलिस की वही बातें बताई जो हमलावरों ने उनसे की। असद तूर के मुताबिक हमलावरों ने उनका तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम ISI के लोग हैं। गुल बुखारी के मुताबिक हकीकत में ये लोग ISI से ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि ये एक सहाफ़ी इमरान खान के भेजे हुए लोग थे, क्योंकि असद तूर मुतादिद बार इमरान रियाज खान के खिलाफ प्रोग्राम्स कर चुका है जिसका गुस्सा इमरान खान को हमेशा से था और वो असद तूर को सीधा करना चाहता था। गुल बुखारी के मुताबिक इमरान रियाज खान के एक दोस्त जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में कर्नल हैं, उन्होंने 2 आदमी दिए। एक इमरान रियाज का अपना गार्ड था और इन तीनों ने असद तूर के घर में घुसकर इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और साथ ही ISI का नाम लिया। इस रिपोर्ट पर असद खुद पर जो हमले का बराह रास्त इल्ज़ाम मुल्की इदारों को दे रहे थे, इस रद्दअमल देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें थी असद तूर के हवाले से और हामिद मीर पर जो आजकल एक ऑब्वियसली जो बयान दिया उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है, मैंने आपके सामने अपना तजिया रखा। हामिद मीर साहब के पास ऑप्शंस बहुत ही कम हैं। कम से कम कैपिटल टॉक के अंदर वो अब वापस इस तरह नहीं आएंगे, बहुत देर हो जाएगी। तलत हुसैन साहब का पर भी इसी तरह पाबंदी लगी, आपने देख लिया। नजम सेठी पर साहब पर भी पाबंदी लगी, आपने देख लिया। डॉक्टर दानिश पर भी पाबंदी लगी, आपने देख लिया। और अब इसी कबीले में एक और सहाफ़ी का इजाफा हुआ है और वो हैं हामिद मीर साहब। और हामिद मीर साहब को अपने रवैये को रिविज़िट करना होगा, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा और उनके मुताबिक जो सीनियर सहाफ़ी ने आदिल वड़ैच के ट्वीट के ज़रिए, यानी ट्वीट में जो उन्होंने कोट किया है, इससे ज़ाहिर होता है कि जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बोल गए और अब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास भी हो रहा है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। और आज का ये प्रोग्राम स्पेशल था एडिशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचना मैं समझता हूं कि लाजमी था और इम्पॉर्टेंट भी था कि पाकिस्तान के अंदर कौन से अफराद हैं और किस किस्म की जंग लड़ रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।